तो चैप्टर में पहली हेडिंग हो गई थी क्रिस्टलाइन अमॉर्फस में क्या अंतर है। सेकंड हेडिंग हो गई थी बॉन्डिंग के बेस पे सॉलिड चार तरह के हैं। थर्ड हेडिंग हो गई थी कि यूनिट सेल किसे कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। फिर यूनिट सेल 6 पैरामीटर से नापा जाता है, 3 एक्सिस 3 एंगल। दो टाइप के ब्रॉडली क्रिस्टल होते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव और सेंटर्ड। सिंपल फिर 7 टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, है ना। सिंपल 7 टाइप के, लेकिन ये नहीं, कौन से 7 टाइप के हैं, हाँ नहीं नहीं, क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। और जो सेंटर्ड है वो 3 तरह के हैं, बॉडी, फेस और एंड। फिर हम आ गए थे मेनली क्यूब पे, कितने का कहाँ कंट्रीब्यूशन है। बेटा क्यूब के कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, कॉर्नर पे जो एटम लगा है। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर के कंट्रीब्यूशन। फिर इस बेसिस पे हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, तब AB होगा। फिर हमने कहा अगर कोई गायब हो जाए, ठीक है, तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है। फिर कंपैरिजन किया सिंपल बॉडी और फेस सेंटर्ड क्यूब में, कि सिंपल क्यूब बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एज लेंथ क्या है, या रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, फ्रैक्शन कितना, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। तो सिंपल में नियरली π/6 आया था, दैट इज 52% परसेंटेज में, और बॉडी सेंटर्ड में आया था 68, फिर फेस सेंटर में 74। यहां तक क्लियर है। फिर हमने कल डेंसिटी पढ़ ली थी शायद, डेंसिटी क्लियर है आपको। तो डेंसिटी में सीधा मास पर यूनिट वॉल्यूम था, जिसमें कई बार न्यूमेरिकल भी आए। कोई डाउट है यहां तक के किसी चीज में आपको, कोई न्यूमेरिकल डेंसिटी का या कोई चीज अटेम्प्ट की हो, ठीक। अब हम इसके बाद अगली हेडिंग पे आ रहे हैं, विच इज लिटिल बिट डिफरेंट, उसको हम कहते हैं पैकिंग, ठीक है। ये अगली हेडिंग है जो कि 3 डायमेंशनल होने की वजह से थोड़ा बच्चों को टफ लगती है, बट हम सिर्फ उतनी डिस्कस करेंगे जिसे रिवीजन कहा जाता है। तो अब आप पैकिंग में वो चीजें इस समय पढ़ने जा रहे हैं जिससे सीधा क्वेश्चंस बनते हैं, समझने नहीं जा रहे पैकिंग क्या होती है, ठीक। तो पहला पॉइंट पैकिंग में जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू पैकिंग, नॉट सॉलिड स्टेट, तो नॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बोलो। तो एग्जाम में ये लिख के आएगा जितने, मतलब जितने ऐसे लिखेगा ना, एक मिनट, अमाउंट आएगा। इतने टाइम मिलेगा एग्जाम में, इतनी बार काट के लिखे, तो सोच के रट के बैठो सीधा। हाँ बोलो। चलो ये भी बात सही है, इसने कही, ये तो मैं भूल ही गया था, वेरी गुड, सही कहा। ये तो 4 ऑप्शन में वो लिखेगा, हमें तो खाली पहचानना होगा। वेरी नाइस। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है, तो जितने एटम डायरेक्टली टच होते हैं वो मान लिया इनकी बात, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हम बात कर रहे हैं पैकिंग इन 1 डायमेंशन की। 1 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट स्फीयर्स लगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। जैसे कल 4 ही बच्चे आए थे पढ़ने, तो लाइन से बैठ गए थे, तो 1 डायमेंशन हो गया। तो एक बच्चा अड़ोसी पड़ोसी 2 बच्चे के डायरेक्टली कांटेक्ट में था, इसकी नकल कर सकता है, इसकी कर सकता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 2, और शेप क्या कह सकते हैं, लीनियर। कोई डाउट है। तो यहां जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं पे आता है कि 1 डायमेंशन की अगर पैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, शेप क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग होती है, जैसे एक तो अभी जैसे बच्चे बैठे, एक के पीछे एक बच्चा बैठा है, दैट इज अलाइनमेंट है। इसका सेंटर पार्ट इसका सेंटर पार्ट एकदम मिलता जाएगा, अलाइनमेंट। और इधर भी अलाइनमेंट है। तो अगर 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन, तो यहां का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। और अगर 2 डायमेंशन में जो बैठे हैं बच्चे, याद आ गया, हाँ, वो 6 से जुड़े हैं। कैसे 6 से जुड़े हैं कि यहां का जो एक एटम है उसके आगे 2 हैं, पीछे 2 लगे हैं, और एक इधर लगा है। तो ये इन 6 से डायरेक्टली जुड़ा होता है, और ये शेप इसकी ओवरऑल दिखती है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। तो 2 डायमेंशन में 2 हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन। इसका ऑब्वियसली शेप ही हेक्सागन कहलाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब सबसे पहले यह समझना है कि 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन से ही इवॉल्व होगी पैकिंग। मतलब पहले आप स्फीयर ऐसे लगाओगे,
फिर 1 डायमेंशन में लग गए, फिर 2 में लगाओगे, फिर 3 में जाओगे ना। तो 2 डायमेंशन से जब 3 डायमेंशन में आते हैं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो एक्सटेंशन है वो क्या कहलाता है? वेरी गुड, ये कहलाता है सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसमें तीनों डायरेक्शन में अलाइनमेंट है। समझ में आया? मतलब एक के बाद एक यहां, एक के बाद एक यहां, और यहां पे भी एक के बाद एक, जैसे वो रूबिक्स क्यूब या व्हाटएवर वो होता नहीं कुछ, तो वो आगे पीछे हर तरफ से एक जैसे दिखते हैं। फिलहाल 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया अब 8। गलत है, क्या होगा? गुड, समझ में आया? तो ये नहीं कि हाँ में हाँ करते जाओ, यहाँ 6 है भैया, एक एटम था, इसके आगे पीछे 2 थे, इधर इधर 2 थे, और अब तीसरी एक्सेस में जो आया ऊपर नीचे उसमें 2 आ गए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया। अब आपको जो समझने वाला है बेटा, इतने पोर्शन से क्वेश्चन कम आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो बनते हैं वो अब जो लिखने जा रहे हैं उससे बनते हैं, ये आपको याद रखना है। अब HCP से 3 डायमेंशन जनरेट हो रहा है। HCP से जब 3 डायमेंशन जनरेट होता है तो पहली लेयर का नाम रख दिया A, मतलब 6 एटम लगे हैं। अब इस A लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर आई वो रख दिया नाम B। ठीक है, पहली लेयर A है, इसके ऊपर लेयर अलग आई है, A से अलग आई है, तो उस लेयर का क्या नाम रख दिया हमने? B रख दिया। क्लियर है? अब ये 3 डायमेंशन की स्टार्टिंग हुई और 2 लेयर अभी आई। कौन कौन सी लेयर? A और B। इसके बाद 3 डायमेंशन 2 तरह की होती है। इसके बाद अगर जब तीसरी लेयर आएगी वो पहली लेयर को रिपीट करेगी तो ये कहलाएगा AB 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 या हेक्सागन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो AB 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 पैटर्न इज हेक्सागन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, मतलब ईच थर्ड लेयर रिपीट्स फर्स्ट लेयर। तो हर तीसरी लेयर पहली लेयर को रिपीट करेगी। इसका जो फोटो है वो ये है, ये रहा बेटा पहली लेयर हेक्सागन, डन। और इसके बाद तीसरी लेयर फिर ऐसी है, एग्जैक्ट सेम, और जहां पे ये एक एटम है ना, ये दिस वन, इसके चारों ओर के जब हम एटम देखते हैं अगली लेयर के, तो इसके चारों ओर 3 एटम दिखते हैं, या इसके नीचे 3 एटम दिखते हैं। तो ये पहली लेयर थी, इसके ऊपर दूसरी लेयर आ रही है, ये बेटा पहली लेयर है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं इस स्फीयर पे फोकस करना, इस पे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो अगली लेयर आई उसका एक एटम यूं था, एक इधर था और एक इधर था। तो ये वाला सेंट्रल एटम अपने नीचे कितनों से जुड़ा है? 3 से। तो ये रहे वो 3, और फिर से यही लेयर रिपीट हो गई। तो ये पहली लेयर का नाम A है, दूसरी का B और तीसरी का फिर से A है। समझ में आया? तो ये HCP इन 3 डायमेंशन है। अब यहां का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। कैसे? ये लेयर या ये वाला स्फीयर अपने चारों ओर 6, 3, नीचे भी 3, क्योंकि नीचे और ऊपर वाले तो रिपीटिंग वाले हैं, हर तीसरी लेयर रिपीट करती है। तो यहां का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, एफिशिएंसी 74%, 3 डायमेंशन की। ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। HCP की एफिशिएंसी आपसे निकालने को नहीं आएगी, IIT में ही आती है, और वो भी मुश्किल ही है। ठीक है, आएगा आंसर वही जो CCP का है। जैसे आपने CCP का 74% निकाल रखा है, कल FCC का निकाला था ना, वैसे ही आएगा 74 यहां का भी। बट ये HCP वर्ड है, मतलब ये फोटो हेक्सागन बनेगा, और अगर ये हेक्सागन बनेगा तो भैया पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, वो डिवाइड में चला जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द डिफरेंट स्फीयर, फिर इनटू 100 करके निकालेंगे, लेकिन आंसर यही आएगा 74%। वो बात अलग है, अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखें। ठीक है, अब इन्होंने कहा नहीं भाई A B यहां तक तो ठीक है, ये दोनों लेयर अलग है। तीसरी लेयर C आ गई, चौथी लेयर फिर A आई। तो याद रखना आसान है, अगर C नाम की लेयर है तो इस क्लोज पैकिंग का नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। याद रखिए ये भी क्लोज पैकिंग थी, लेकिन ये हेक्सागन थी, ये क्लोज पैकिंग क्यूबिक है। तो जिसमें C लेयर है उसमें ही यहां CCP वर्ड है,
जिसमें सी लेयर नहीं है उसका नाम HCP है। CP तो दोनों में कॉमन है, एक में H है एक में C है, तो जिसमें C लेयर है तो चौथी लेयर रिपीट करेगी। और इसका फोटो ऐसे करके दिखाते हैं, ये रहा इसका फोटो। तो यहां ये बिल्कुल फोटो जो आपको दिख रहा है इट इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये कॉर्नर के एटम है, ये फिर 3 फेस के सेंटर में है, ये फिर 3 फेस के सेंटर में, ये फिर कॉर्नर पे है। तो ये A लेयर है, ये B है, ये C है, ये फिर A है। तो FCC को ही CCP कहते हैं। इसे आप FCC भी कह सकते हैं, मतलब एटम कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर में है। अगेन यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और यहां पे भी एफिशिएंसी 74% है। खाली एक अंतर दोनों में याद रखना होता है, HCP में अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं तो 6 से। HCP में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6 कैसे? क्योंकि बेटा यहां 12 कॉर्नर है, 12 कॉर्नर है और एक कॉर्नर पे 1/6 एटम है। तो HCP में कॉर्नर की वजह से कंट्रीब्यूशन 2 है, जबकि CCP में आप पढ़ चुके हो कॉर्नर की वजह से 1 होता है। CCP मतलब FCC, तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर 1 होता है, 1/2 इंटू 6 यानी फेस सेंटर 3 होता है। तो FCC में टोटल 4 होते हैं, जबकि HCP में 6 कैसे? कॉर्नर की वजह से 2। ये 3 जो लगे हुए हैं ये तो बॉडी के अंदर ही है, तो 3 बॉडी के अंदर ही है, और ये 2 जो लगे हैं ये फेस के सेंटर है, और फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन यहां पे भी हाफ है, इसलिए HCP में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ओ सॉरी, टोटल HCP में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6। बोलो यहां तक की पैकिंग में कोई डाउट? इतनी पैकिंग क्लियर है? ये लास्ट वाले पे जरा ज्यादा फोकस करिएगा, इसमें कई बार वो पूछ लेते हैं पहली लेयर A है दूसरी लेयर B है, तो बताओ ये HCP बनाएगा या CCP बनाएगा? कुछ भी बना सकता है। जब तक तीसरी लेयर बताएंगे नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे ये बनेगा या ये। इन दोनों में ही AB लेयर होती है, जब तीसरी लेयर बताई जाएगी तब हम कहेंगे ये HCP है या CCP। बाकी दोनों में चीजें सेम है। एक और अंतर है, अगर इसमें 6 एटम है तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 है, टेट्राहेड्रल वॉइड 12 है, दुगने होते हैं आधे नहीं होते। ऐसे इसमें नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएंगे और ऑक्टाहेड्रल उतने ही रहेंगे 4। इन जनरल हम डायरेक्ट कह देते हैं अगर टोटल एटम जिनसे लैटिस बन रहा है उनका नंबर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 है। कोई डाउट है इस पूरे इसमें? क्लियर है सबको? पैकिंग मिटा दो, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग इज वॉइड्स। पैकिंग के बाद अगली हेडिंग है वॉइड। अभी एक आध कोऑर्डिनेशन नंबर के क्वेश्चन और कराऊंगा, थोड़ा सा और होने दीजिए फिर करा दो, ठीक है। वॉइड्स बेटा, वॉइड का मतलब क्या होता है? तो जो अनऑक्युपाइड स्पेस है ड्यूरिंग पैकिंग, जो गैप रह गया है वो हमारा क्या कहलाएगा? वॉइड। तो अनऑक्युपाइड स्पेस ड्यूरिंग पैकिंग इज नोन एज वॉइड। बेसिकली 2 डायमेंशनल में वॉइड कितने टाइप के हैं? कौन कौन से? मैंने इसीलिए कहा 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप 3 डायमेंशन कह रहे हैं। 2 डायमेंशन में क्या है? ये और ये एक एटम लगे हैं तो ये ट्रायंगुलर वॉइड दिखेगा, और ये और ये लगे हैं स्क्वायर वॉइड दिखे। तो 2 डायमेंशन में वॉइड भी 2 तरह के हैं, ट्रायंगुलर और स्क्वायर। अब हम बात करें 3 डायमेंशन, हमारे कोर्स में 3 है तो 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 3 डायमेंशन में इसके ऊपर एक एटम आ गया तो ये वाला वॉइड कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसमें ऊपर एक एटम और एक नीचे एटम हो, यानी टोटल ये वाली कैविटी 6 से घेरेगी तो ये वाला वॉइड कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 2 तरह के वॉइड होते हैं 3 डायमेंशन में, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो गया? कौन सा? ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल सही बने दोनों। क्या हो गया? एक जना रुको बेटा, दोनों मत लड़ो, पहले तुम बोलो तुम्हें काहे में दिक्कत है? ये वाले वॉइड में काहे दिक्कत? अपवर्ड डाउनवर्ड से क्या लेना देना? अब कैविटी 4 से घिरी है तो टेट्राहेड्रल वॉइड, 6 से घिरी है ऑक्टाहेड्रल। अब इसका फोटो तू ऐसे बना ले, ये बना ले, तो
इससे कोई मतलब थोड़ी भैया। जब मैंने आपको पढ़ाया था, हो सकता है उस समय जो फोटो बना हो, उस फोटो में ऐसा बन रहा हो, तो तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में सारे अपवर्ड वाले टेट्राहेड्रल होते हैं और डाउनवर्ड वाले ऑक्टाहेड्रल। भैया कंसेप्ट ये है, टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब द कैविटी इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स टेट्राहेड्रली। जो कैविटी है उसके चारों ओर 4 स्फीयर लगे हैं। इस कैविटी से 3 ये लगे दिख रहे हैं, एक ये, 4 ही तो लगे हैं। चाहे ये है, इस कैविटी से 3 ये, एक ये, तो वो तो पढ़ाते समय अपवर्ड डाउनवर्ड वो तो उस डायग्राम में आ गया होगा, जैसा भी आया होगा। लेकिन वहां पे ये समझाया होगा कि एक बारी अगर अपवर्ड वॉइड टेट्राहेड्रल दिख रहा है तो उस पूरे डायग्राम में सारे अपवर्ड टेट्रा है, उस डायग्राम, हर जगह नहीं। समझ में आ रहा? ऐसे ही ये वाला वॉइड, हाँ भाई अब बोल जा। है नहीं ये दिख नहीं रहा तुझे? ओफो, अब वही है ना, अगर बॉल वॉल या 3 डायमेंशन पिक्चर दिखाई जाए तो बड़ी जल्दी समझ में आता है, लेकिन अभी वो है नहीं। लेकिन एक बार समझने की कोशिश करना, थोड़ा एक बार आप दिमाग अपना लगाइएगा। ये रहे 3 आइटम, इसके ऊपर 3 आइटम कैसे आ रहे हैं? ऐसे, ये आके जुड़े, यही तो है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जब ये जुड़ गए तो इन दोनों को पकड़ ले। जब तू इन दोनों को पकड़ लेगा तो 4 बीच में दिखेंगे, और इसको तू हल्का सा यूं तिरछा करेगा तो 3 इधर से दिखेंगे, 3 इधर से दिखेंगे। अरे भैया इस शेप का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप होती क्या है? यही तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, तो 4 बीच में लगे होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक ही बात है। तो अच्छा, सेकेंड थिंग, आए तो इसी से है, पैकिंग से आगे से। इसको जब 3 डायमेंशन में ले गए तो ऑक्टाहेड्रल आ गया, एक ऊपर एक नीचे। और इसमें भी 3 ऊपर अगर उल्टे रखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। फिलहाल सरल भाषा में अब आ जाऊं, इतने डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में पता है सिर्फ क्वेश्चन क्या आता है? वॉइड कितने तरीके के? 2 तरीके के, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये वो है जिसकी कैविटी इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर टेट्राहेड्रली, कैविटी इज सराउंडेड बाय 6 या 8 मत लिखाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसमें कैपिटल मतलब बड़े वाले स्फीयर का रेडियस अगर कैपिटल आर मान लें तो स्मॉल आर की वैल्यू होती है 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, और इसमें स्मॉल आर की वैल्यू होती है 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल। ये बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कई बार वो क्या कहते हैं कि एनाइन है, जैसे NaCl का केस है, उन्होंने कह दिया NaCl में Na ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, Cl का साइज दे देंगे, कहेंगे बताओ Na का साइज कितना होना चाहिए, दूसरे आइटम का साइज कितना होना चाहिए। तो अगर इसका साइज मालूम है बड़े स्फीयर का तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इतने साइज का वो एनाइन है तो फिट हो जाएगा, इससे कम साइज का एनाइन है तो स्किप हो जाएगा, अंदर टहल सकता है, वो स्किप हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिलहाल ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी पैकिंग की बात करें तो किसी पैकिंग में इनका नंबर 2n और इनका नंबर n, ये n क्या है? नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन पैकिंग, यानी सिंपल क्यूब में एक बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4 एटम होते हैं। तो अगर फेस सेंटर क्यूबिक में 4 हैं तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट और बढ़ा दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो, अगर FCC क्रिस्टल है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होते हैं? तो बेटा FCC क्रिस्टल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल, बताएगा कोई बच्चा का? FCC या CCP पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है? वेरी गुड, इसकी है लोकेशन बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर और एज सेंटर में होते हैं। अब जरा सोचो, एजेस होती हैं 12 एजेस होती हैं, और हर एज पे 1/4 एटम आ सकता है। तो यहां 12 एजेस में 1/4 एटम आया, यानी इफेक्टिव एटम 3 आ गए, बॉडी का एटम तो पूरा 1 आया, 4 एटम आ गए। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सारी जगह Na फिट हो गया तो Na के नंबर कितने आएंगे? 4। और FCC लैटिस है तो Cl भी 4 है। भैया FCC है तो Cl4 क्यों है? Cl4 क्यों है? FCC मतलब कॉर्नर एंड फेस सेंटर, कॉर्नर में 1, फेस सेंटर में 3, तो Cl भी 4 आया, Na भी 4 आया, Cl n आया, Na भी n आया। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये वाला पॉइंट। टेट्राहेड्रल की लोकेशन FCC में कौन बताएगा? टेट्राहेड्रल की लोकेशन, अरे हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है।
बॉडी डायगोनल में जस्ट बिलो कॉर्नर एंड इन बिटवीन फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और कॉर्नर के बीच की जगह जो है ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इन एफसीसी बिलो कॉर्नर, बिलो एवरी कॉर्नर देयर इज ए टेट्राहेड्रल वॉइड। और आईआईटी ने एक बार टफ क्वेश्चन करके पूछ लिया था कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस बताओ, मतलब ये यहां से यहां की बीच की डिस्टेंस ए के टर्म्स में, शायद एक a/2 आंसर है, शायद, आई नॉट, मतलब मुझे श्योर नहीं है, लेकिन डिराइव करके देखेंगे वो आ जाएगा, ध्यान नहीं मुझे, नहीं ये क्वेश्चन अलग है बेटा, ये क्वेश्चन है दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस। तो इसके नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके नीचे भी। अब सारे टेट्राहेड्रल वॉइड है तो स्फीयर के अंदर ही, क्यूब के अंदर ही, तो 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड, इसलिए एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। कब? जब एफसीसी है। एफसीसी में एटम कितने होते हैं? 4 एटम, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, दुगने 8। बोलो क्लियर है ये? और एक एक डायग्राम बना दिया इन दोनों का, डन। तो अब इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे न्यूमेरिकल्स ऐसे एक करके देख लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, एक ही कर रहे हैं तो थोड़ा हायर लेवल ही करेंगे। कि अगर मान लेते हैं कंपाउंड का फॉर्मूला है AB2, कंपाउंड का फॉर्मूला है AB2 और B का अपना CCP लैटिस है, ठीक है, गिव फ्रैक्शन ऑफ वॉइड, और ये कह देते हैं A प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड ओनली, A present in tetrahedral void only, give fraction of void occupied by A, give fraction of void occupied by A, give fraction of void occupied by A, 1/, ध्यान से देख 1/8 लग रहा है मुझे, 1/8 गलत है, 1/6 है, रटना थोड़ी है, 1/8 तो 1/4 होना चाहिए, बोलो। हाँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, और ये क्वेश्चन कॉपी में किया है AB3 के नाम से। देखिए यहां पे जैसे आप कर रहे हैं सही तरीका यही है, B का लैटिस है, B का नंबर 1 है, B का लैटिस है, सॉरी B का नंबर 2 है, ठीक है, B का नंबर 2 है, तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? वेरी गुड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2। अच्छा, और A कितनों में है? 1 में, तो 1/6 आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा है गिव फ्रैक्शन ऑफ वॉइड्स ऑक्युपाइड बाय ए, वॉइड टोटल कितने हैं? 6। यहां ये थोड़ी लिखा है गिव फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड, यहां इनने लिखा ही कहा गिव फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कहा है ए प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड ओनली। और ये क्वेश्चन पहले कॉपी में किया है AB3 नाम से, और 1/9 आंसर वहां टिक कराया था, ना 1/6 ना 1/3। बोलो समझ में आया? कोई डाउट नहीं आया? क्लियर है सबको बेटा? सबको क्लियर है ना? मतलब नेक्स्ट, तो ये वॉइड के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, गारंटेड कर लेंगे अगर इस लेवल का आ गया। एक और दे देते हैं, है ना, वो कही रहा है दे दो, तो ये है Al2O3, ठीक है, Al2O3। अभी जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया कि आपसे हो जाए कॉन्फिडेंस के लिए। ऑक्सीजन हैज CCP लैटिस, ऑक्सीजन हैज CCP लैटिस, गिव परसेंटेज, या ये भी बताना पड़ता ना, एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओनली, give percentage of octahedral void occupied, give percentage of octahedral void occupied, give percentage of octahedral void occupied, हाँ कितना? परसेंटेज कही है तो 67% बोलना पड़ेगा।
ठीक है, 66.67 या 67 कहना है, ठीक है, क्लियर है। कैसे करते हैं, क्लियर है। ऑक्सीजन का नंबर आपने 3 मान लिया, दे ही रखा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसकी जरूरत नहीं, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 3, लेकिन एल्यूमिनियम का नंबर है 2, तो 3 में से 3 वॉइड में सिर्फ 2 ही एल्यूमिनियम है, तो 2/3 ऑफ द वॉइड्स आर ऑक्युपाइड, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसलिए 200/3 वॉट एवर द आंसर 66.666 और 67%। अब आ गया, मिटा दूं, डन, कोई डाउट। अब बच्चों ये हेडिंग हमारी फिनिश हो गई। टॉपिक 2 वॉइड किसे कहते हैं, पैकिंग किसे कहते हैं। टॉपिक 3rd एंड लास्ट दैट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट पढ़ने से पहले ना एक हेडिंग याद रखनी चाहिए आप लोगों को, उससे बड़ा फायदा होता है क्वेश्चंस करने में, भले ही कोर्स में नहीं है। वो हेडिंग है रेडियस रेशियो, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, इसे कहते हैं रेडियस रेशियो। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था कि कैटाइन का, सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना है 0.225 है ना, इसको याद रखिएगा। कैटाइन और एनाइन का अगर रेशियो 0.155 से कम हो, यानी कैटाइन बहुत छोटा और एनाइन बहुत बड़ा, नियरली 6 टाइम्स तक बड़ा दिखे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 और शेप होती है उस चीज की लीनियर, ठीक है, ये याद रखिएगा, शेप लीनियर। अगर आप एग्जांपल याद करना चाहें तो BeI2, ठीक है, BeI2, BeCl2 ऐसे है, तो ये लीनियर है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। और अगर ये 0.155 और 0.225 के बीच में है, यानी 0.225 नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, शेप होती है प्लेन ट्रायंगुलर, सपोज BCl3 जैसा एग्जांपल होगा। हमारे कोर्स में यहां से है, ये ध्यान रखिएगा, 0.225 अगर आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, तो यहां 0.225 से थोड़ा कम था, और ये 0.414 कहा है, लेकिन 414 एग्जैक्ट आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, शेप है टेट्राहेड्रल, और इसका एग्जांपल हमारे कोर्स का है, दैट इज ZnS। अब अगर 0.414 एग्जैक्ट आ गया और 0.732 से थोड़ा सा भी कम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और शेप ऑक्टाहेड्रल, एग्जांपल NaCl। और अगर 0.732 से 1 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, शेप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एग्जांपल CsCl। ये जरा 4 एग्जांपल हैं, इन्हें याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहता है। ये रेडियस रेशियो याद रखिए, कई बार ये रेशियो ना इनके बीच में आएगा तो आप समझ लेंगे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना। एग्जैक्ट 0.732 आए तो 8 रखिएगा, एग्जैक्ट 0.414 आए 6 रखिएगा, ये आए तो ये रखिए, ये आए तो ये रखिए, इससे कम आए तो ये रखिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लिख लिया है, पहले भी लिखा ही होगा ऑब्वियसली, मिटाऊं। ऐसे ही एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए, क्वेश्चंस करने में हेल्प देता है वो भी, दैट इज हमारे कोर्स में जो, मतलब पहले के कोर्स में 5 क्रिस्टल थे, पांचों ढंग से पता होने चाहिए। कौन कौन से 5 क्रिस्टल हमारे कोर्स में थे? NaCl, NaCl में पता होना चाहिए Cl कहां है, Na कहां है। Cl कहां होता है? FCC पे, यानी कॉर्नर एंड फेस सेंटर। Na कहां होता है? ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, यानी बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, ठीक है। और यहां पे अगला पॉइंट 6:6, मतलब एक Na के चारों ओर 6 Cl होते हैं और हर Cl के चारों ओर 6 Na। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड। एक बार फिर सुन लो, अगर आयनिक कंपाउंड है और उसका आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो अगर एटम का रेशियो, एटम रेशियो 1:1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो भी 1:1 होगा। मतलब जैसे NaCl है तो एक Na एक Cl है, एक एक ही है ना, 6-6। ये कह रहा हूं 1:1 ही होगा, ये नहीं कह रहा हूं कि 1:1 होगा, 1:1 ही होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6। ऐसे ही अगर KCl है या CsCl, तो CsCl यहां 8:8 होता है, याद रखना बहुत जरूरी है।
CaCl में 8:8 और NaCl में 6:6, ठीक। और वो पूछते हैं NaCl क्रिस्टल को CaCl क्रिस्टल में कैसे चेंज करेंगे। कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस। अगर तुम 1 से 4 और 6 जुड़े हैं और तुम्हारी इच्छा है 8 जुड़ जाए, बेवकूफ आदमी, अगर तू हीट करेगा तो चीजें दूर नहीं जाएंगी या और ज्यादा जुड़ जाएंगी उससे आगे। और जितना प्रेशर बढ़ाएं और जितना टेम्परेचर कम करें उतने ज्यादा जुड़ जाएंगे। तो एक प्रैक्टिकल दिमाग लगाओ ना कि 1 के 4 और 6 लगे और तुमसे कह रहे हैं नहीं 8 लगा के दिखाओ, इसको इसमें चेंज करो, तो इसको इसमें चेंज करने के लिए ज्यादा लगाने, तो चीजें पास में कब आएंगी, लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर। और अगर तुमने हाई टेम्परेचर कर दिया और लो प्रेशर कर दिया तो ये इसमें चला जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये जरा ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है पहला, और ये वाला पॉइंट याद रखना NaCl और KCl वाला। दूसरा क्रिस्टल, अच्छा हाँ, अगर एटम का रेशियो 1:2 हो गया, अगर A और B में रेशियो 1:2 है ना, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 2:1 होगा। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 2:1। हमारे कोर्स में 2 हैं, CaF2। तो अब याद रखना आसान है ना, 8-4 है, 8-4 याद रखना आसान है। अब कैसे, तुम्हें मालूम है ये 1:2 है तो उसका 2:1 आना है, तो जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, गारंटी दे रहा हूं, तो पहला ऑप्शन होगा 6-6, दूसरा होगा 8-8, तीसरा होगा 4-8 और एक होगा 8-4। तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हें ये तो मालूम है ये 1:2 है तो वो 2:1 होना है, 2:1 में एक ही ऑप्शन दिखेगा, गारंटेड, ठीक है। और दूसरा हमारे कोर्स में Na2O, ठीक है, ये कुछ कहलाते हैं फ्लोराइड क्रिस्टल या एंटी फ्लोराइड, Na2O। अब दिक्कत खत्म, 4-8 डन, क्लियर है। अभी मैं ये फिर से लिख रहा हूं इसीलिए मैंने जल्दी मिटा दिया। बेटा सेकंड क्रिस्टल, सेकंड है ZnS। बोलो भैया, सल्फाइड आयन का होता है CCP लैटिस, यानी कॉर्नर एंड फेस सेंटर। और जिंक आयन, हाँ भैया कोई बच्चा बताएगा जिंक आयन? जिंक आयन ये होते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हर कॉर्नर के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड है, लेकिन अगर सब में जिंक आ जाते तो जिंक का नंबर 8 हो जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 8 कॉर्नर के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर सब में जिंक होते तो जिंक का नंबर 8 हो जाता और सल्फाइड का नंबर तो यहां से 4 ही है, तो फॉर्मूला तो ये नहीं हो पाता ना, फॉर्मूला 1:1 है, तो जिंक भी 4 होने चाहिए, सल्फाइड भी 4 होने चाहिए। फिलहाल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4-4 होता है, और ऑब्वियसली नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल जिसे Z कहते हैं, ये ऐसे चलती है। तीसरा KCl या CaCl ले लेते हैं, CaCl, यहां CS कॉर्नर और Cl बॉडी सेंटर, ठीक है, एक कॉर्नर पे एक बॉडी सेंटर। कोऑर्डिनेशन नंबर, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेवकूफों, अभी तुमसे पूछा था, बताया था 8-8 होता है इनका। अब यहां समझो, एक है कॉर्नर पे, दूसरा है बॉडी के सेंटर पे। सोचो बॉडी के सेंटर वाला कितने कॉर्नर से जुड़ा है? 8, तो उसका बॉडी के सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कॉर्नर से जुड़ा। अब जो कॉर्नर वाला है वो कितने बॉडी सेंटर से जुड़ा? कॉर्नर वाला 8 यूनिट सेल में जाता है, 1-8-1-8-1-8, सब में बॉडी सेंटर से जुड़ा होता है, तो 8 उसका भी कोऑर्डिनेशन। Z कितना होता है? ये BCC क्रिस्टल हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये क्रिस्टल कौन सा हो गया? बॉडी सेंटर क्यूबिक। बेटा इसका Z कितना है? Z, रुक जाओ, इस क्रिस्टल का Z कितना है? Z याद आ गया, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी निकालते हैं जब, Z कितना है? 2 गलत है, याद नहीं। बोलो बेटा Z कितना है? मैंने गलत कह दिया, समझ ये नहीं गलत ही है, ठीक है, जो आपका आंसर है वो बताओ, तो इसलिए कह दिया कि वही बोलने लगते हैं सब। क्या 2 है? इसका Z है 1। पढ़ा के थक जाओ, लेकिन तुम्हें कभी याद आएगा ही नहीं, बेवकूफों। Z कल भी तुम्हें बताया था, व्हाट इज Z? नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितनी है। यहां सीजियम 1 है, क्लोरीन 1 है, आयन टोटल 2 है, लेकिन Z होता है यूनिट।
एक सीजियम है पूरे यूनिट सेल में, एक क्लोरीन है, तो CHCl के मॉलिक्यूल कितने हैं? एक। आया समझ में? तो यहां नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, इसीलिए तो मैंने पूछा BCC है, बता भी दिया तुम्हें बॉडी सेंटर क्यूबिक है, जिससे कि तुम खुद कहो कि 2 आंसर आएगा। ये सबसे ज्यादा गलती होती है। अगर ये एटॉमिक क्रिस्टल होता, मतलब कॉर्नर पे भी CS होता, बॉडी के सेंटर में भी CS होता, तो हम कहते हैं ठीक है भाई CSE लेके चल रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट लेंगे या एटॉमिक वेट, तो 2 एटम है, एक यहां एक यहां। लेकिन यहां पे हम क्या लेके चल रहे हैं? मॉलिक्यूल ऑफ CHCl। ये भी एक है, ये भी एक है, तो पूरा मॉलिक्यूल एक बना है। यहां ऊपर ध्यान से देख लीजिए किसी को भी, यहां 4 कैसे आया था? तो भैया क्लोरीन कॉर्नर और फेस सेंटर पे 4 थे, Na बॉडी सेंटर और Na में एच सेंटर पे भी मिला के 4 थे, तो 4 ये, तो तुमने 8 क्यों नहीं कह दिया Z? यहां पे भी तो 4 थे, तो 8 तो नहीं कहा भैया। ये 4 मिला के NaCl के मॉलिक्यूल भी 4 बने, तो मॉलिक्यूल 4 है। ये एक 2 थोड़ी कह देंगे, मॉलिक्यूल तो एक ही बना। बोलो क्लियर है? तो ये याद रखना जरूरी था। चौथा है बढ़िया CaF2। अब जरा खुद सोच के बताओ कौन कहां होगा। बेटा थोड़ा सोचो, शायद समझ में आ जाए। बताओ कौन? CA कॉर्नर पे। हाँ और F बेटा, अगर CA कॉर्नर पे है लेट सपोज, तो CA का नंबर कितना हो गया बताओ? है ना? तो यहां आप इसे समझिए, ये CA का लैटिस है, CCP लैटिस। तो CA कॉर्नर एंड फेस सेंटर है, और ये जो फ्लोरीन है ये ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड है, तभी तो दुगने होंगे। इससे दुगने ये दिख रहे हैं। अब बताओ कितने मॉलिक्यूल आए? एक यूनिट सेल में मॉलिक्यूल कितने आए? समझ में आया? क्योंकि ये 4 है, ये 8 है, लेकिन एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये 4 और सॉरी एक ये 2 ये लग जाते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहां मॉलिक्यूल तो 4 है, Z तो 4 है। और अब बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, तो 8-4 है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, फ्लोरीन कहां है? टेट्राहेड्रल वॉइड में, यानी फ्लोरीन के चारों ओर 4 कैल्शियम में। टेट्राहेड्रल वॉइड में तो उसके चारों ओर 4 चीजें होंगी, तो फ्लोरीन टेट्राहेड्रल वॉइड में, फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर ये। और कैल्शियम के चारों ओर 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, हर कॉर्नर से 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और सब में फ्लोरीन है, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? 8। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हुआ। बोलो क्लियर है? इससे उल्टा Na2O इससे उल्टा है, मतलब ऑक्साइड आयन का है CCP लैटिस, यानी कॉर्नर और फेस सेंटर्ड, और सोडियम आयन पहले की तरह ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से उल्टा लिख दो, ये वही है। इज इट क्लियर? मतलब पहले जैसा ही, अगर नहीं भी दिख रहा नीचे तक कोई टेंशन नहीं है, एग्जैक्ट सेम है वो। कोई डाउट है यहां तक? डन। अब हेडिंग पे आ जाते हैं अगली, दैट इज डिफेक्ट्स। हो गया क्या? ये तो बहुत है। ठीक है, मिटाऊं इसे। नेक्स्ट हेडिंग इज डिफेक्ट्स। बच्चों एक मेरे ख्याल डिफेक्ट्स के बाद प्रॉपर्टीज तो कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, तो डिफेक्ट इज द लास्ट हेडिंग, और डिफेक्ट्स में हमें कुछ खास पढ़ना ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा 5 मिनट इनफ है। डिफेक्ट्स की डेफिनेशन तो आनी नहीं है, मतलब वो तो वो लिखेगा, तुमसे पूछना ही बेकार है। तो डिफेक्ट का मतलब होता है एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल और आइडियल बिहेवियर, उसे डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट बेसिकली बेटा 3 तरह के हैं। ठीक है, कौन से 3 तरह के हैं? ठीक है, और इम्प्योरिटी। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, मतलब बहुत ब्रॉड में नहीं जा रहे, एक लाइन डिफेक्ट था, एक पॉइंट था, फिर पॉइंट डिफेक्ट के टाइप थे, तो उससे भी नहीं जा रहे। व्हाट इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट? क्या होते हैं ये? कॉपर है ही नहीं इसमें। हाँ नहीं, बेसिकली पता क्या है, एक जना बोलने देना। अब बेटा न्यूट्रलिटी हर कंपाउंड में मेंटेन रहती है, अगर नेचर में कोई भी कंपाउंड है तो न्यूट्रल तो होगा ही होगा, चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट। चलो ये भी बात मानने लायक है, लेकिन पता है इसका मतलब क्या था? इस हेडिंग का मतलब क्या था
इसको बुक में ठीक से पढ़ के देखना, लिखा होगा डिफेक्ट्स इन स्टोशियोमेट्रिक सॉलिड्स। वो सॉलिड्स जिनका जो फॉर्मूला है वो स्टोशियोमेट्री फॉलो कर रहा है। सही आंसर दिया एक बच्चे ने कि आइडियल फॉर्मूला अभी भी फॉलो हो रहा है, तो स्टोशियोमेट्रिक फॉर्मूला है यानी कंपाउंड स्टोशियोमेट्रिक है, बट उसके अंदर डिफेक्ट है। कंपाउंड का फॉर्मूला आइडियल है लेकिन उनके अंदर भी क्या है, डिफेक्ट। तो आइडियल कंपाउंड, आइडियल फॉर्मूले वाले कंपाउंड के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं वो स्टोशियोमेट्रिक है। ठीक है, अब ये दो तरह के कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर में और आयनिक में। मॉलिक्यूलर में दो तरह के हैं, इंटरस्टिशियल और वैकेंसी। आइडियल में दो तरह के हैं, सॉरी आयनिक में दो तरह के हैं, स्कॉटकी और फ्रेंच। समझ में आया? और यहां पे क्या आएंगे, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। एक्सेस भी दो तरह से होंगे, या तो एनाइनिक वैकेंसी हो जाएगी या मेटल इन इंटरस्टिशियल साइट। तो या तो एनाइनिक वैकेंसी या मेटल इन। चलिए इसे इतनी तेजी से नहीं करते, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम खाली डिफेक्ट कल रिवाइज करेंगे। अब आपको मैं आज सारे पेपर भेज दूं, 5 के 5, एक भेजा, 4 बचे हैं तो चारों आज भेज दूं। कल वाले मैंने विद सोल्यूशन भेजा था, आज मैं विदाउट सोल्यूशन भेजूं या विद सोल्यूशन? विदाउट भेजते हैं, पहले विदाउट भेजते हैं और उसके बाद कल मॉर्निंग में हम या कल इवनिंग तक सोल्यूशन भी भेज देंगे, जिससे कि बैच से पहले आप सोल्यूशन भी देख लो कि कुछ चीजें होती हैं सोल्यूशन देखते ही समझ में आ जाएंगी फिर आपको, है ना। तो आज हम सॉलिड स्टेट के बचे हुए करें। अच्छा अब बताओ बेटा, सेकंड चैप्टर सॉलिड स्टेट के बाद दूसरा कौन सा करें? लाइन से चले सोल्यूशन, फिर ये, या एक इधर का एक उधर का, ऐसे करके। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था बेटा, कुछ बच्चे कहते हैं ना हमारी ऑर्गेनिक बहुत वीक है, कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन फिजिकल में तो कॉन्फिडेंस है ही है, मतलब वो पहले पढ़ रहे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बताइए, मैं इसलिए चाह रहा हूं ना हर चीज ना मिक्स में रहेगी। मतलब जब मैं आपको ऑर्गेनिक का एल्काइल हैलाइड जैसे रिवाइज करा दिया, फिर मैंने दोबारा ये रिवाइज कराया, तो इसका पिछला भी रिवाइज हो जाएगा, फिर वो भी कंटिन्यूटी में आ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं थोड़ा वेरिएशन से पढ़ो। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से चाहोगे, बायोमोलिक्यूल से अच्छा है ऑर्गेनिक से शुरू करें। ठीक है, पहले हम हेलो एल्केन वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का था ना, जैसे एलिमिनेशन आपने कहा था पढ़ना है या किसी ने और कोई चीज पढ़नी है, तो अब हम कवर कर देंगे रिवीजन। ठीक है, कल मैं आपको पहले इसके वो भेज रहा हूं, सीबीएसई के जितने भी हैं